Hello everyone, good morning to all of you and welcome to my channel मनमोहन क्लासेस। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है दैनिक समसामयिकी, जिसमें आज हम बात करेंगे 5 मई 2021 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसी के साथ इन क्वेश्चनों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला ही क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में आपको मैं हाल ही में हुए नियुक्तियों के बारे में भी बताऊंगा। तो आइए पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कोटक लाइफ इंश्योरेंस का एमडी नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि महेश बाला सुब्रमण्यम जी को 1 मई 2021 से कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी KLI के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा महेश बाला सुब्रमण्यम जी, जिन्हें हाल ही में कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का MD यानी प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है और इनका 3 वर्ष का कार्यकाल रहेगा। उन्होंने जी मुरलीधर की जगह ली है और 30 अप्रैल 2021 को वह सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले यदि हम बात करें कि महेश बाला सुब्रमण्यम जी 2014 से कोटक का जनरल इंश्योरेंस व्यवसाय देख रहे थे, लेकिन 1 मई 2021 से इन्हें कोटक लाइफ इंश्योरेंस का MD प्रबंधक निदेशक नियुक्त कर दिया गया। यदि हम बात करें कि आइए देखते हैं महेश बाला सुब्रमण्यम जी को। ये हैं महेश बाला सुब्रमण्यम जी, जो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यदि हम बात करें कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस की, तो यह एक मटेरियल अनलिमिटेड सब्सिडरी है और इसके सुरेश अग्रवाल जी जनरल इंश्योरेंस MD और CEO नियुक्त हैं। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाने से पहले मैं आपको हाल ही में हुई प्रमुख नियुक्तियों के बारे में भी बता देता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, हाल ही में एक्सिस बैंक के जो MD और CEO नियुक्त किए गए हैं वह हैं अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि BRO की यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया है। वहीं पर यदि हम बात करें कि नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वह हैं रेखा मेनन जी। इसी के साथ यदि हम बात करें कि RBI द्वारा हाल ही में HDFC के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो अतुल चक्रवर्ती जी को HDFC बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इसी के साथ यदि हम बात करें कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सुशील चंद्रा जी को नियुक्त किया गया था। सुशील चंद्रा जी। आशा करता हूं आपको ये नियुक्ति से संबंधित प्रश्न भी समझ में आए होंगे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस श्रीलंकाई ऑलराउंडर ने और पूर्व कप्तान ने क्रिकेट के संन्यास लेने की घोषणा की है। तो जैसा कि हमें पता है कि श्रीलंकाई ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान थिसारा परेरा, जो कि 32 साल के हैं और इन्होंने हाल ही में क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और अपने लगभग 12 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय करियर को समाप्त कर दिया है। उन्होंने यदि बात करें कि डेब्यू मैच 2009 में इन्होंने क्रिकेट में डेब्यू किया था
और इन्होंने श्रीलंका के लिए 6 टेस्ट मैच तथा 166 वनडे मैचों में लगभग 2388 रन बनाकर 175 विकेट लिए हैं। और हाल ही में श्रीलंकाई ऑलराउंडर व पूर्व कप्तान रह चुके थिसारा परेरा ने सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया है। यह घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते रहेंगे, यानी यह घरेलू और जितने भी फ्रेंचाइजी क्रिकेट होते हैं जैसे आईपीएल वगैरह ये खेलते रहेंगे, जबकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलों से संन्यास ले लिया है। ये हैं थिसारा परेरा, श्रीलंकाई ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज, और 32 साल की उम्र में इन्होंने सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया है। यदि हम बात करें कि हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने भी संन्यास लेने की घोषणा की थी 15 अगस्त 2020 को। इसी के साथ यदि हम बात करें कि भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास लिया है। इसी के साथ यूसुफ पठान ने भी, और इसी के साथ यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फाफ डू प्लेसिस के द्वारा भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास ले लिया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन में हम जानेंगे राज्यों से संबंधित राज्यपालों को तथा केरल के सभी क्वेश्चनों को भी। इसी के बीच आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में पिनरई विजयन राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, यह किस राज्य से संबंधित हैं? तो यदि हम बात करें कि केरल के मुख्यमंत्री विजयन यानी पिनरई विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना त्याग पत्र दिया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में केरल के राज्यपाल को पिनरई विजयन के द्वारा अपना इस्तीफा दिया गया है। तो यह किसके राज्यपाल हैं या किसके मुख्यमंत्री थे? तो यह पिनरई विजयन जी केरल के मुख्यमंत्री थे और केरल के ही राज्यपाल को इन्होंने अपना त्याग पत्र सौंपा है। यदि हम बात करें कि राज्यपाल कौन हैं, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। वह नई सरकार के शपथ लेने तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे, यानी जब तक कि केरल में नया मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती वह नई सरकार के शपथ लेने तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। वह 25 मई 2016 से केरल के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। कौन? तो पिनरई विजयन जी। ये हैं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी, और इन्होंने हाल ही में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा दे दिया है। यदि हम बात करें कि प्रमुख राज्यपालों की, तो प्रमुख राज्यपालों से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आइए इसी बीच हम प्रमुख राज्यों के राज्यपालों की बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि गोवा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, इसके जो प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल या गवर्नर हैं वह हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी मुंबई के यानी महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वह हैं आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है वह मध्य प्रदेश का राज्यपाल का भी कार्यकाल दिया गया है, क्योंकि वहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन जी का हाल ही में निधन हो गया था। इसी के साथ यदि हम बात करें कि गुजरात के राज्यपाल का नाम क्या है, तो आचार्य देवव्रत जी गुजरात के राज्यपाल हैं। यदि हम बात करें कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं। वहीं पर यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो बीडी मिश्रा जी यहाँ के राज्यपाल हैं। वहीं पर यदि हम बात करें बिहार के राज्यपाल की, तो फागू चौहान जी यहाँ के बिहार के राज्यपाल हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि मेघालय के राज्यपाल कौन हैं,
तो सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट जो होते हैं जम्मू कश्मीर के, वह हैं प्रेजेंट टाइम में मनोज सिन्हा जी। तो यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। इसी बीच आइए बात करते हैं हम केरल से संबंधित प्रमुख प्रश्नों की और जानते हैं भारतीय राज्यों में वह कहाँ स्थित है। यह है भारत और भारत के दक्षिणी यानी इस इलाके में स्थित है केरल, जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। यदि हम बात करें कि यहाँ के सीएम थे पिनरई विजयन और नई सरकार के शपथ लेने तक यही रहेंगे, लेकिन इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा आरिफ मोहम्मद खान को दे दिया है। यदि हम बात करें कि राज्यपाल तो यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे, वहीं पर केरल की राजधानी जो कि है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। यदि केरल को जूम करके देख तो कुछ इस प्रकार का हमें दिखने वाला है, जो कि सबसे बड़ा या लंबा राज्य है। सबसे लंबा राज्य की बात करें तो केरल ही सबसे बड़ा या सबसे लंबा राज्य है। यह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा तमिलनाडु से लगती है या इसकी सीमा तमिलनाडु से लगती है। यदि हम बात करें कि यहाँ पर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें यहाँ पर 20 तथा राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 9 हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि विधानसभा की सीटें यहाँ पर कितनी हैं, तो 140 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। वहीं पर यहाँ पर कुल जिलों की संख्या 14 है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि स्पेस रिसर्च सेंटर यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी यहीं पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यदि यहाँ के राज्य पक्षी का बात किया जाए तो ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का राज्य पक्षी है। वहीं पर हाथी यहाँ का राज्य पशु है और यहाँ का राज्य पेड़ है नारियल। नारियल यहाँ का राज्य पशु राज्य पेड़ है। और यहाँ का जो मार्शल आर्ट है वह है कलारीपट्टू। कलारीपट्टू केरल का मार्शल आर्ट्स है। एक प्रमुख क्वेश्चन जो कि राज्यों से बनता है वह है पुष्प का, और केरल राज्य का पुष्प है कन्नीकौना। कन्नीकौना यहाँ का राजकीय पुष्प है। तो इससे भी क्वेश्चन बनता रहता है। यदि हम बात करें कि यहाँ के फर्स्ट सीएम, तो यहाँ के फर्स्ट सीएम थे वह थे नंबूदरी पाद, जो कि 1957 से 1959 तक यहाँ के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। यदि हम बात करें कि संविधान के संरक्षक केशवानंद भारती बाद केस जो 1973 में हुआ था, वह भी केरल से ही संबंधित थे, जिन्होंने प्रस्तावना संविधान का मूल अंग माना गया था। और संविधान के मूल ढांचे की जो प्रवृत्ति रखी गई थी वह केशवानंद भारती बाद केस 24 अप्रैल 1973 के केस में ही रखी गई थी। इसी के साथ यदि हम बात करें कि भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी जी यहीं से ही संबंधित थी। आशा करता हूँ आपको केरल राज्य से संबंधित यह सारी जानकारी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे अगली सारी केरल से संबंधित बातें, यानी जब कभी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम अन्य बातों के बारे में चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और मई में हुए प्रमुख निधनों के बारे में हम इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हुआ है। तो 3 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा जी का निधन हो गया है और 94 वर्ष के थे ये। उन्होंने दिल्ली के आखिरी सांस ली थी। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इन्होंने आखिरी सांस ली। यदि हम बात करें 94 साल के मल्होत्रा कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और जम्मू कश्मीर के गवर्नर बनने के अलावा यह भाजपा सरकार के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जगमोहन जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहने के अलावा केंद्रीय मंत्री भी रहे थे और दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यकाल के रूप में भी इन्होंने शिरकत की थी। वे लोकसभा में भी निर्वाचित हुए हैं और उन्हें
नगरीय विकास व पर्यटन मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि साल 2019 में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान रद्द करने और अनुच्छेद 335A को निरस्त करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जगमोहन मल्होत्रा से मुलाकात की थी। आइए देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अमित शाह जी द्वारा मुलाकात की गई थी, लेकिन हाल ही में इनका निधन हो गया है बीमारी के चलते 94 ईयर की वर्ष में। कितना? तो 94 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है और यह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के साथ साथ दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि हाल ही में भारत के 2 बार रह चुके CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में रहे सोली सोरावजी का हाल ही में 89 ईयर की एज में निधन हो गया था। तो यह 2 बार महान्यायवादी रह चुके थे और हाल ही में इनका कोविड-19 के चलते सोली सोरावजी का निधन हो गया है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि प्रसिद्ध टीवी एंकर रोहित सरदाना का भी हाल ही में निधन हो गया था और ये 49 ईयर के थे। यदि हम बात करें कि प्रसिद्ध दादी शूटर चंद्रा तोमर जी का निधन हो गया था, जो सांड की आंख उनकी बायोग्राफी के ऊपर बनाई गई थी, जो कि कौन थी? तो दादी शूटर के नाम से प्रख्यात थी और हाल ही में उनका निधन हो गया है। आइए, आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर भी। हाल ही में WHO ने किस कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग का आपातकालीन प्राधिकरण किया है? तो यदि हम बात करें कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग करने के लिए वैश्विक निकाय महामारी यानी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई करने के लिए इसे जोड़ते हुए इस प्राधिकरण को प्रयोग में लाया है। तो यह कौन सी वैक्सीन है? तो मॉडर्ना वैक्सीन को हाल ही में आपातकालीन स्थिति में उपयोग करने के लिए लॉन्च कर दिया गया है। यदि हम बात करें कि मॉडर्ना वैक्सीन की खुराक एस्ट्रोजेनिका वायरस यानी खुराक सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपातकालीन उपयोग टीके की सूची में शामिल है। कौन सी? तो मॉडर्ना ऐसी 5वीं कोरोना वायरस की वैक्सीन है जिसे अब लॉन्च कर दिया गया है आपातकालीन स्थिति में। यानी यदि हम बात करें कि ये 5th वैक्सीन WHO द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। यदि हम बात करें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो आपातकालीन सूची के में इसके अलावा कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 ये कई प्रकार की, और इसी के साथ रेमडेसिविर, इन 4 अन्य वैक्सीनों को भी उपयोग करने के लिए मंजूरी प्रदान की थी। और 5वीं ऐसी वैक्सीन बन चुकी है मॉडर्ना, जो किसकी है? तो यह USA की कोरोना वायरस वैक्सीन है, जो कि वहाँ के नागरिकों के लिए लगाने के लिए WHO ने मंजूरी दे दी है। यह 18 साल से अधिक के बच्चों पर ही लगाई जाएगी। यदि हम बात करें कि मॉडर्ना वैक्सीन, यह वैक्सीन लगभग 30 दिन तक 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी जा सकती है। यानी इसे संरक्षित करने के लिए कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। इसे इतने पर ही संग्रहित किया जा सकता है और 30 दिन के लिए इस तापमान पर इसे संग्रहित किया जा सकता है। यदि हम बात करें कि WHO ने चीन के सिनोवैक और सिनोफार्म वैक्सीन के लिए भी इसी तरह की मंजूरी प्रदान की थी और आने वाले हफ्तों में उम्मीद है कि उसे भी मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले WHO से संबंधित प्रमुख प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए चलते हैं WHO की तरफ।
यदि हम बात करें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अगस्त 1945 या 1948 में की गई थी। यदि हम बात करें कि डॉक्टर टेड्रोस इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें कि इसके WHO के कार्यकारी बॉडी में ही भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी नियुक्त हैं। इसी के साथ WHO के पहले CEO अनिल सोनी जी भी नियुक्त हैं, जो कि एक भारतीय हैं। कौन? तो WHO के CEO के बारे में अगर पूछा जाए तो वह हैं अनिल सोनी। यह भी काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। और यदि हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? यदि हम बात करें कि प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 4 मई को पड़ने वाला है। तो यह जरूरी नहीं है कि यह 4 मई को ही होता है, लेकिन यह जरूरी होता है कि यह मई के पहले मंगलवार को ही होता है। कोई भी तारीख पड़े, उसके पहले मंगलवार को ही यह विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। यानी कि हम बात करें कि प्रतिवर्ष मई माह के पहले मंगलवार को विश्व भर में विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 4 मई 2021 को मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस 2021 की थीम जो रखी गई है वह अस्थमा की भ्रांतियों को उजागर करना है। इसी के साथ यदि हम बात करें कि अस्थमा के रोगियों को आजीवन कुछ सावधानियां अपनानी पड़ती हैं तथा हर मौसम के अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को आयोजन किया जाता है और इसका पहली बार आयोजन 1998 में किया गया था। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा यानी गीना ने इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया था और प्रथम विश्व अस्थमा बैठक के बाद इसे बनाया जाना चालू कर दिया 1998 में। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह अस्थमा क्या होता है। तो अस्थमा फेफड़ों से एक जुड़ी पुरानी बीमारी है। इसके कारण रोगी को सांस लेने में समस्या होती है। यह एक गैर संचारी रोग है। इस बीमारी के दौरान श्वसन मार्ग में सूजन व सीने में जकड़न तथा खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी कई बीमारियां उत्पन्न रहती हैं और वर्तमान में यह बीमारी बच्चों में सबसे अधिक देखने को मिलती है। यदि हम बात करें कि अगर समय पर इसका इलाज होता रहे तो ठीक है, वरना यह एक आजीवन रोग है जो कभी समाप्त नहीं होता। और इसी को कम करने के लिए वर्ल्ड अस्थमा डे 1998 से इसे बनाने का आरंभ कर दिया गया है। तो यह क्वेश्चन आपको याद रखना है कि वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है। तो यह मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार यह 4 मई को पहला मंगलवार पड़ा है। इसकी थीम क्या रखी गई है? तो अस्थमा के प्रति भ्रांतियों को उजागर करना इसका 2021 की थीम रखी गई है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसी क्वेश्चन में हम जानेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। इससे जुड़े प्रमुख तथ्यों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जैसा कि हमें पता है कि 3 मई 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी NHRC, जिसे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के नाम से जानते हैं, और जानकारी दी गई है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें 25 अप्रैल 2021 से आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने के लिए अधिकृत किया है।
तो किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। यदि हम बात करें कि पंत ने कानून के अलग अलग विषयों पर कई किताबें लिखी हैं, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा प्रफुल्ल चंद्र पंत। आइए बात कर, ये हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत जी, और इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। पंत जी कानून के अलग अलग विषयों पर कई किताबें लिखी हैं, जिनमें यदि हम बात करें कि रिलीफ ऑफ इंजेक्शन एवं सुंदर निर्णय, इनकी हिंदी में लिखी हुई 2 बुक हैं। कौन कौन सी? तो यदि हम बात करें रिलीफ ऑफ इंजेक्शन और सुंदर निर्णय कैसे लिखें, ये 3 किताबें हैं इनकी। एक और किताबें मैं आपको बता देता हूँ, कमेंट्री ऑन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यह भी इनकी एक पुस्तक का नाम है। इससे पहले यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वह है जो प्राकृतिक रूप से मानव को जन्म लेते ही प्राप्त होता है, अर्थात ऐसे अधिकार जो हर व्यक्ति को मानव के नाते प्राप्त होते हैं और उसे हम मानव अधिकार कहते हैं, जिसमें राजनीति, सामाजिक, आर्थिक तथा प्रोफेसर हैकरीन के द्वारा मानवाधिकारों का जन्म माना जाता है। कौन? मानवाधिकारों के जनक कौन थे? तो प्रोफेसर हैकनीन, यानी हैनकीन ने ही मानवाधिकार अधिकार का जनक माना जाता है। यह यदि हम बात करें कि नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही इसमें एक कमेटी बनाई जाती है, जिस कमेटी में भारत के राष्ट्रपति सलाह लेते हैं गृह मंत्री से। गृह मंत्री के साथ साथ इसमें होते हैं लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता, और इसी के साथ राज्यसभा के उपसभापति की, इन 4 लोगों की एक कमेटी के द्वारा सलाह दी जाती है और इसी सलाह के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है। तो यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे ओम बिरला जी, और इसी के साथ यदि हम बात करें कि विपक्ष के नेता अधीर रंजन जी हैं, और उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, इन 4 लोगों की कमेटी बनाई जाती है और इन्हीं की सिफारिश या सलाह के आधार पर प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। यह एक वैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय मानवाधिकार, और यह संविधान में स्थित नहीं है। तो इसका राइट हमने जानकारी ली। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के विलीन इन स्पोर्ट्स अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करें कि हाल ही में 3 मई 2021 को विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी BFW ने विश्व चैंपियन और ओलंपिक रजत पदक विजेता PV सिंधु को दुनिया के 11वें नंबर के कनाडाई खिलाड़ी माइकल ली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए खिलाड़ियों का दूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे? मानिका बत्रा। यह भारतीय हैं, तो भारतीय की पूछी जा रही है, तो मानिका बत्रा जी इसमें, सॉरी PV सिंधु जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा PV सिंधु। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा एक अभियान का आयोजन किया गया है जिसका नाम है बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान, और इसी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारतीय PV सिंधु को नियुक्त किया गया है, और इन्हीं के साथ में कनाडा के माइकल ली को भी इस बिलीव इन स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यदि हम PV सिंधु की बात करें तो PV सिंधु प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिनका जन्म 5 जुलाई 1995 में हुआ था, और PV सिंधु ओलंपिक में रजत पदक और बैडमिंटन यानी विश्व बैडमिंटन में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, और यह पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने 2014 में
पहले राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में एकल महिला कांस्य पदक भी जीता है। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और काफ़ी क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफ़ी दुखद घटना है ये। तो हाल ही में कोविड-19 के चलते आईपीएल को अनिश्चितकालीन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। आईपीएल का यह कौन सा संस्करण था? तो हाल ही में कोविड-19 के 4 खिलाड़ियों के पॉजिटिव रिपोर्ट के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। 9 अप्रैल 2021 को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 14वें संस्करण की शुरुआत हुई थी और जिसे हाल ही में कोविड-19 में 4 खिलाड़ियों के सकारात्मक रिपोर्ट आने के कारण इसे अनिश्चितकालीन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस संस्करण का फाइनल मैच 30 मई को होना था अहमदाबाद में, लेकिन खिलाड़ियों में पॉजिटिव आ जाने के मामले से उभरने के कारण इसे निलंबित कर दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग काउंसिल ऑफ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक आपातकाल बैठक के बाद इसे रद्द कर दिया गया। यदि हम बात करें कि आईपीएल का यह 14वां संस्करण था और जिसका टाइटल स्पॉन्सर था वीवो इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप था और इसी में हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली ने अपने नाम किया था। 16वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल के खिलाफ उन्होंने यह इतिहास रचा था और 6000 रन बनाने वाले यह